जी, अगर आपने नवाज शरीफ साहब की सोच पढ़नी हो या मरियम नवाज शरीफ की आइंदा सियासत की लाया अमल पढ़ना हो, तो एक ही ऐसी वाहिद शख्सियत हैं सेनेटर इरफान सदीकी, जिनकी सोच, जिनका लिखा शरीफ फैमिली स्पेशली नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो इग्नोर नहीं कर सकती। आज हम इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो आज हमारे पाकिस्तान के मीडिया समेत पाकिस्तानी अवाम भी जानना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि आप मियाँ साहब जो अपना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव जिसकी अक्कासी वो यहाँ पर बारहा करते रहे हैं एहतसाब के बारे में कि पाकिस्तान में ऐसे तमाम लोगों का एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को वापस धकेला, जो तरक्की के रास्ते पे नवाज शरीफ साहब लेकर चल रहे थे। क्या अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुँचते हैं तो वो अपना बयानिया दोहराएंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक उसूल का और नज़रिए का ताल्लुक़ है, उसको आप बयानिए का नाम दे रही हैं, लेकिन बयानिया कोई एक छोटी सी चीज़ नहीं होती। बयानिया ओवरऑल किसी शख्स की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का नाम होता है, उसकी शख्सियत का नाम होता है, उसके पास्ट का नाम होता है, उसके प्रेजेंट और उसके फ्यूचर अज़ाइम उस पास्ट के आईने में देखे जा सकते हैं। जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब का ताल्लुक़ है, वो बारहा ये बात कह चुके हैं जो आप कह रही हैं, और शायद वो आइंदा भी कहते रहेंगे, क्योंकि ये बात आपने हाल ही में देखा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी कही है, मीडिया भी कहता है। मुझसे भी पूछेंगी तो मैं कहूँगा जी हाँ, होना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी कहेंगी होना चाहिए। इस हद तक तो कोई इख्तलाफ किसी को भी नहीं है। लेकिन अब मामला ये है कि जिस पाकिस्तान के अंदर मियाँ साहब कदम रख रहे हैं, ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसे वो 2017 में छोड़ के आए थे। लोग महंगाई की आग में जल रहे हैं, बेरोज़गारी है, फाका कशी है, गुर्बत है, बेचारगी है, बेयकीनी है, अदम इस्तेकाम है। अब इसमें फिर मियाँ साहब को प्रायोरिटाइज़ करना है अपनी तरजीहात को। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे किसी घर को आग लग गई हो, तो फिर आप ये तहकीक फ़िलहाल छोड़ देते हैं कि आग किसने लगाई थी या वो किधर है, पहले उसका ताक़ुब करो, पहले आग बुझाते हैं। अब आग बुझाने का मतलब ये है कि महंगाई पे काबू पाना है, बेरोज़गारी पे काबू पाना है, अवाम के मसाइल को हल करना है, बिजली के बिलों का अज़ाब है। तो मियाँ साहब की बयानिए की जो तरजीहात हैं, वो ये हैं, लेकिन जो उसूली और नज़रियाती मौक़िफ़ है उनका, वो है बरकरार है। सर अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की धरती पे कदम रखते हैं तो जो उनको सबसे पहला जो एक एक होता है ना कि बहुत सारी चीजें हैं उनके सामने, कोई एक ऐसी चीज जिसको हाईलाइट करके अभी वो जाने से पहले आप लोगों से डिस्कस करते हैं कि मुझे इस चीज के ऊपर जाके फौरन काम करना है? जी हाँ, वो उसमें बिल्कुल क्लियर है। वो जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान शदीद महंगाई के अज़ाब में मुब्तला है। पेट्रोल की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, जो बिल 2000 रुपये आते थे वो अब 30-30, 35-35, 40-40 हज़ार रुपये में आ रहे हैं। तो मियाँ साहब की तरजीह अव्वल ये है कि लोगों को इस महंगाई के अज़ाब से कैसे निकाला जाए, उनको रिलीफ कैसे दिया जाए। जो चीनी वो 50 रुपये पे छोड़ के आए थे, वो आज 250 की मिल रही है। जो पेट्रोल वो 50-60 रुपये का छोड़ के आए थे, वो आज पता नहीं 300 को छू रहा है। तो ये हैं उनकी वो तरजीहात जो उनके प्लानिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि पहली प्रायोरिटी उनकी होगी वहाँ पहुँचने के बाद। सर ये तो उनकी प्रायोरिटी हो गई, तो उससे पहले नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन भी लड़ना होगा, इलेक्शन लड़के उनको पार्लियामेंट का हिस्सा भी बनना होगा। तो क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के लिए पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो रिलीफ दे सकेंगी? देखिए, पाकिस्तान की अदालतों ने जिस तरह उनके बारे में फ़ैसले किए हैं, वो भी तारीख़ में अपनी नज़ीर आप हैं। शायद ही किसी वज़ीर आज़म को या दुनिया के किसी भी सरबराह को, दुनिया भर की तारीख़ की बात मैं करता हूँ, इसलिए निकाला गया हो कि तुम्हारे बेटे की कंपनी थी और तुम उसमें एक कागज़ी मुलाज़म थे, एक फ़र्ज़ी तनख्वाह थी तुम्हारी जो तुमने नहीं ली, इसलिए तुम नाअहल हो गए और ज़िंदगी भर के लिए हो गए। अगर ये फ़ैसला है और ये फ़ैसला आज 4-5 साल बाद भी अपनी जगह बरकरार रहता है और आज की अदालतें भी कहती हैं ये बड़ा अच्छा फ़ैसला था, तो ज़ाहिर है मियाँ साहब के लिए कोई जाए पनाह नहीं है। लेकिन अगर 4-5 सालों के अंदर जो पानी पुलों के नीचे से बह चुका है, जो गवाहियाँ सामने आ चुकी हैं, जो तफ़सीलात आई हैं, जो जज कह रहे हैं जी कि हमें आके धमकियाँ दी गई थी कि फ़ैसले मियाँ साहब के ख़िलाफ़ करो, जो एक अरशद मलिक जज जिसने सज़ा सुनाई थी, वो फ़ौत हो गए। वो मियाँ साहब के घर जाके माफ़ी मांग के गए थे जी कि मुझ पे ये दबाव थे, और यूँ भी एक बिल्कुल सतही से और मज़ाक़ा ख़ेज़ फ़ैसले का कायम रहना आज के दौर में भी, मुझे उसका 1% भी इम्कान नज़र नहीं आता।
सर आपको जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में कदम रखते हैं उस वक्त आपकी पार्टी के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें सुनने को मिल रही होंगी। आई एम श्योर जो मीडिया के ऊपर बैठते हैं और पार्टी के साथ भी हैं और वो पार्टी की मुखालफत भी खुल के कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें सिर्फ नवाज शरीफ साहब की क़यादत मंजूर है, ना हमें शहबाज शरीफ साहब की क़यादत मंजूर है, ना हमें मरियम नवाज की क़यादत मंजूर है। तो जब नवाज शरीफ साहब अगर ऐसी सिचुएशन खुदा न खास्ता आती है कि नवाज शरीफ साहब खुद पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होते और वो उनको अपनी बेटी या भाई में से किसी को जानशीन बनाना हो, तो वो उस सिचुएशन के बारे में कभी सोचा है? देखा, ये तो मफरूज़े हैं। पहली बात तो ये है कि पार्टी के अंदर जो थोड़ा सा भी जमहूरी कल्चर रखती है, उसके अंदर आवाज़ें उठती हैं, मुख्तलिफ़ ख़यालात होते हैं, मुख्तलिफ़ राय होती हैं, वो सामने आती रहती हैं हर एक की, और वो बाज़ औक़ात एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी होती हैं, मुतसादम भी होती हैं। लेकिन इसको ये नहीं कह देना चाहिए कि ये पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ी दरार पड़ गई है, ऐसा हर पार्टी में होता है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन होना है, इलेक्शन के नताइज क्या होते हैं वो देखे जाने हैं। पीएमएलएन कितनी अक्सरियत हासिल कर सकती है, नहीं कर सकती है, हुकूमत बनाने की पोजीशन में होती है, नहीं होती है। मियाँ साहब उस वक्त खुद क़यादत करते हुए वज़ारत उज़्मा लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। ये सारी बातें तो अब मुस्तक़बिल पे डिपेंड करती हैं। वक्त आने पे पार्टी एक फ़ैसला करेगी, लेकिन एक बात आप ज़हन में रखें कि पार्टी का रिकॉर्ड ये है कि 2018 के बाद जितनी ज़्यादतियाँ और जितने जुल्म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे हुए हैं और उसके लीडरों पे हुए हैं, इतने शायद ही किसी पार्टी पे हुए हों। लेकिन कोई पार्टी छोड़ के नहीं गया है, सब चट्टान की तरह मियाँ साहब के साथ खड़े रहे, और यकीन रखना चाहिए कि वो हर मुश्किल दौर में भी खड़े रहेंगे। सर इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक बहुत ही कमज़ोर फैसला दिया गया था कि उनके बेटे को उनसे तनख्वाह ना लेने की वजह से नाअहल किया गया था। लेकिन अगर हम अभी की सिचुएशन देखते हैं जहां पर इमरान खान साहब को भी जेल में डाल दिया गया है, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब के बगैर इलेक्शन होने चाहिए या उनको भी जमहूरी तरीके से बाहर रखकर इलेक्शन होने चाहिए? मेरा ख्याल है कि इस सवाल से पहले एक और सवाल आता है, वो ये है कि आज तक जिन जिन को भी सज़ाएँ होती रहीं और जेलों में जाते रहे, वो पॉलिटिकल मुकदमे थे, और चाहे वो जरदारी साहब पे होते रहे, नवाज शरीफ पे होते रहे, मरियम पे होते रहे, मुझ पे एक छोटा सा मुकदमा बना के मुझे जेल में डाल दिया। तो ये तो सियासी पॉलिटिकल मुकदमे थे। जो कुछ खान साहब पे मुकदमे बन रहे हैं या पीटीआई पे बन रहे हैं, वो सियासी नहीं है। वो सब आपने भी देखा, दुनिया ने भी देखा कि कराची से लेके कला बाला हसार पेशावर तक जो हमले हुए हैं वो पॉलिटिकल हमले नहीं थे। ना वो ऐसे होता है, हो सकता है कि एक जगह दुकानें लूटी जाती, एक जगह बाज़ारों पे हमले होते, एक जगह पीएमएलएन का दफ्तर जलाया जाता, दूसरी जगह एक पत्थर किसी फ़ौजी बैरक पे पड़ जाता। ये तो कराची से लेके वहाँ तक सब फ़ौजी अलामतें निशाना बनी। मैं नहीं समझता हूँ कि इस चीज़ को माफ़ किया जाना चाहिए। कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, कोई बड़े से बड़ा नाम भी अगर उसकी ज़द में आया है तो वो आए, वो इलेक्शन से बाहर होता है तो हो, लेकिन उसको अपने इस अमल का हिसाब तो देना चाहिए ना। सर इमरान खान को सजा हुई है, वो इस वक्त जेल में है, लेकिन जो लोग बाहर निकलते हैं इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं उनको जो एक क्लीन चिट दी जा रही है, मुजरिम तो वो भी हैं। देखिए, मुजरिम तो वो हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अगर उन्होंने उस वक्त वो शरीक जुर्म थे तो हैं, और उनका मुआसफा होना चाहिए। सिर्फ किसी एक बयान से उनकी माफ़ी नहीं हो जानी चाहिए। ये लेकिन इस इम्कान को भी आप जहन में रखें कि उन्होंने हालात को देखा। बाज़ औक़ात होता है कि एक शख्स मौजूद है अपने ओहदे पे और बड़ा जाबिर शख्स है, वो इख्तलाफ बर्दाश्त भी नहीं करता, लोग चुपके बैठे रहते हैं, उन्हें मौका मिलता है तो वो हक़ और सच की बात करते हैं। इसकी भी गुंजाइश ज़रूर रखनी चाहिए। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से किसी के गुनाह नहीं धुल जाने चाहिए, ये बिल्कुल उसूली बात है। बिल्कुल ठीक सर, मैं आपकी इस राय से एग्री करती हूँ। सर आपको फ्यूचर में अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर किसी भी सिचुएशन से नहीं बनते हैं तो प्राइम मिनिस्टर आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ को होना चाहिए या मरियम नवाज शरीफ साहिबा को? कहा है, इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। इसमें बहुत से इफ्स आते हैं, बहुत से बट्स आते हैं। इलेक्शन होना है, पार्टी का जो जो नताइज हैं वो पार्टी के हक़ में कितने आते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जानी है, उसके बाद फैसला होना है। सर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जितनी मेहनत के साथ आपकी पार्टी को मेरे ख्याल से जिंदा रखा है, मैं ये ज़रूर कहूँगी जिंदा रखा है नवाज शरीफ साहब की एब्सेंस में, जिस कदर वो ग्राउंड पे काम कर रही हैं, असली वर्कर को मोटिवेट करके उनको इकट्ठा कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप वो बहुत मेच्योर इनफ हो गई हैं पॉलिटिकली कि उनको बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जाएं पार्टी की तरफ से? देखिए, मरियम ने बिलाशुबा जो आप कह रही हैं, पार्टी को ज़िंदा भी रखा है, पार्टी को
मुतहर्रिक भी किया है, पार्टी को फ़ाल किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ साहब के यहाँ आ जाने के बाद पार्टी बड़ी हद तक जो है वो एक एक बिल्कुल मफलूज होकर रह गई थी, सच्ची बात ये है। तो मरियम ने उसे मुतहर्रिक किया, उसे जगाया, नौजवानों को अपने साथ मिलाया, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। तो इस वक्त वो चीफ ऑर्गेनाइज़र का जो ओहदा है ना उसके पास, मैं नहीं समझता हूँ कि वो काफ़ी है उसके लिए। उसका एक पॉलिटिकल रोल होना चाहिए और होगा, लेकिन वो वक्त डिटरमिन करेगा, वक्त उसका तयन करेगा कि उन्हें कौन सा मनसब सौंपा जाए। लेकिन वो इन ऑल मीन्स पूरी तरह इस काबिल हैं कि वो उन्हें कोई कोई जानदार रोल दिया जाए। क्योंकि सर इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है, मैं मरियम नवाज को पसंद करूं ना करूं, लेकिन जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो उन्होंने काम किया है, जो परफॉर्मेंस दिखाई है मर्दों की पार्टी में अपने लिए खुद जगह बनाना, उनको उनके फादर ने कोई फिंगर पकड़ के नहीं उनको मूव अराउंड किया, उन्होंने खुद वो जो प्यार मोहब्बत उनको उनके लोगों की तरफ से मिल रही है वो किसी और की तरफ से नहीं मिल रही है, बाकी आपकी पार्टी के भी लोग हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि उनको वो, मुझे लगता है कि आपकी पार्टी को उनसे इससे बेहतर ओहदे के काबिल हैं वो, जो उनको उनकी पार्टी सौंपनी चाहिए। एक और सवाल है सर कि जब अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में जाते हैं और इलेक्शन हो जाते हैं और अगर आपकी पार्टी उस तरह से सीटें नहीं ले पाती हैं कि वो हुकूमत बना पाए, और आपको क्या लगता है कि फिर ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के अंदर कौन सी पार्टी है जो हुकूमत बना सकेगी? देखें, इसलिए नहीं कि मेरा ताल्लुक पीएमएलएन से है। आप देखिए कि माजी में अगर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से हम देखें और 20-21 साल का मार्शल लॉ निकाल दें, तो 15 साल के लगभग पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है पाकिस्तान पर। 10 साल के करीब हमने हुकूमत की है। 4 साल के करीब खान साहब ने हुकूमत की है। 15 साल पीपल्स पार्टी के देख लीजिए और लोगों से पूछिए, हाँ जी आप बताइए कि 15 साल में पीपल्स पार्टी के अदवार में आपको क्या मिला है, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, कितने पुल बने हैं, कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, कितने कारखाने लगे हैं, कितनी बिजली पैदा हुई है। तो वो सोचते रहेंगे, शायद कोई जवाब फौरी तौर पे नहीं देंगे। पीटीआई वालों से पूछे जी 4 साल में आप कोई एक बड़ा काम बता दें, वो कुछ नहीं बता सकेंगे, वो सोचते रहेंगे। पीएमएलएन की जब बात होगी ना तो हर आदमी 2-4 चीज़ें आपको गिनवाई देगा कि जी मियाँ साहब ने मोटरवे बना दी सी जी, मियाँ साहब ने फ्लाईओवर बना दिता सी जी, वो मियाँ साहब ने देखो जी कारान नारान तक सड़क बना दी है ज़बरदस्त, मियाँ साहब ने कराची तक मोटरवे बना दी है जी, मियाँ साहब ने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है जी, मियाँ साहब ने दहशतगर्दी ख़त्म कर, तो लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि लोग इतने ब्लाइंड होते हैं कि वो देख ना सकें कि जी मेरे सामने पीपल्स पार्टी खड़ी है या पीटीआई खड़ी है और नून खड़ी है, तो मेरे मुस्तकबिल के हवाले से, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से, मेरे मुल्क के हवाले से कौन मुझे सूट करता है। तो आपका सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि अगर पीएमएलएन को वोट नहीं मिलता तो बाकी दो जमातों में से अगर किसी एक को वो अपने सर पे बिठाना चाहते हैं तो बिठाएं, उनकी मर्जी है। सर एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है वो एपॉलिटिकल हो चुकी हुई है, या आइंदा जब इलेक्शन होंगे तो वो जो भी वज़ीर आज़म बनते हैं, चाहे वो पीएमएलएन की तरफ से हो, पीपीपी की तरफ से हो, या किसी भी पीटीआई की तरफ से हो, उसमें अब मजीद मुदाखलत नहीं की जाएगी? देखिए, अब आपने बात यहीं से शुरू की थी इंटरव्यू की कि मियाँ साहब का एक नज़रिया है, मियाँ साहब ये कहते हैं, तो मियाँ साहब इसीलिए कहते हैं कि ये बातें अगर हम माजी को माजी समझ के बुला भी दें तो मुस्तकबिल में ये बातें नहीं होनी चाहिए और इसका अहद करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत से तजर्बे किए, लेकिन जो तजर्बा उन्होंने 2017 में मियाँ साहब को निकाल के और 2018 में खान साहब को ला के किया, वो शायद उनकी पूरी तारीख का सबसे भयानक और सबसे तल्ख तजर्बा था, जिसका जायका उन्होंने भी चखा 9 मई को। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि अब वो उस खेल में पड़ेंगे जिसमें पढ़ने के बाद उन्हें इस तरह के नतायज भुगतना पड़े। सर आखिरी सवाल आपके बारे में, आपसे मुतल्लिक लोगों के बारे में ये आपके मुतल्लिक क्यों परसेप्शन है कि आप नवाज शरीफ साहब को सख्त बयानिया बनाने की तरफ माइल करते हैं, या मरियम नवाज शरीफ साहबा को आप कहते हैं कि ऐसा बयानिया बनाओ? ये आपके बारे में एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट क्यों है, या एक परसेप्शन क्यों है? देखें, पहली बात मरियम की हद तक तो चलें, मरियम तो अब बाहर की सियासत में उनकी आमद हुई है। मेरे मियाँ साहब को तो 35 साल हो गए हैं। मियाँ साहब के साथ मेरा जो पहला तारुफ हुआ है वो 2001 में हुआ है, और उससे पहले मियाँ साहब को निकाला जा चुका था, 99 में भी निकाला जा चुका था,
और 90 में भी 93 में भी निकाला जा चुका था, तो मैं उस वक्त कहाँ था? उस वक्त भी उनकी दोनों से लड़ाइयाँ हुई थी ना, या उनकी मियाँ साहब से लड़ाइयाँ हुई, तो मैं तो नहीं था ना। मुशर्रफ जब आया उस वक्त भी मैं मियाँ साहब के साथ नहीं था, मियाँ साहब मुझे जानते भी नहीं थे। और उससे पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो अगर फांसी चढ़ गया तो उसको मैंने वर्गलाया था कि तुम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ो, या बेनज़ीर कत्ल हो गई तो मैंने कोई तसादुम पैदा किया था इस्टेब्लिशमेंट और बेनज़ीर के दरमियान। ये एक कशमकश है जो चली आ रही है, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं और जो पावरफुल तबके हैं उनके दरमियान एक कशमकश रही है। इरफान सिद्दीकी तो जुमा जुमा 8 दिन आया है ना सियासत में, ये कशमकश कम से कम 76 साल से है। इसलिए अगर कोई एक भी वज़ीर आज़म अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका 76 सालों में, तो क्या हर एक का दोस्त कोई इरफान सिद्दीकी था? लिहाजा मुझे तो इस सवाल की समझ नहीं आती। सर, आप नवाज शरीफ साहब के साथ पाकिस्तान में लैंड करेंगे या आप मैं कल जा रहा हूँ, और हम इंशाल्लाह हो सकता है मैं दुबई आ जाऊँ और फिर मियाँ साहब के साथ ट्रैवल करूँ। थैंक यू सो मच आपके टाइम के साथ, थैंक यू।